दोस्तों, एक समय था जब चीन को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता था, क्योंकि बीते 3 दशकों में चीन का एवरेज डेवलपमेंट रेट 10% रहा। लेकिन बीते कुछ सालों से चीन का यही डेवलपमेंट रेट 6.5% पर आ गया है, जो इस साल के अंत तक 5% पर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की गाड़ी बंद क्यों पड़ गई? तो दोस्तों, इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरह डुबाने की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन इस तबाही की शुरुआत हुई चीन के हाउसिंग सेक्टर की बर्बादी से, जिसके लोन बेस्ड ग्रोथ मॉडल को कोविड की मार ने इस तरह बर्बाद किया कि पूरी चीन की अर्थव्यवस्था आज घुटनों पर आ गई है। हालात ये हो गए हैं कि आज चाइनीज इकोनॉमी का जिक्र आते ही रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो ग्रोथ रेट, कम विदेशी निवेश, कमजोर निर्यात, कमजोर मुद्रा जैसे शब्द उसके साथ ही आ जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि चीन के रियल एस्टेट सेक्टर ने कैसे वहां आर्थिक तबाही फैला दी। साथ ही जानेंगे कि वो कौन से एडिशनल फैक्टर्स हैं जो इस क्राइसिस को और बूस्ट कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि चीन के इस इकोनॉमिक क्राइसिस का दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। Why is China facing a dark time for its economy? दोस्तों, चीन की इकोनॉमी के कोलैप्स होने के कारणों को समझने से पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि चीन अपनी इकोनॉमी को सालों तक जितना बड़ा करके दिखाता रहा, वो असल में एक खोखली अर्थव्यवस्था है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दशकों में चीन का बहुत से सेक्टर्स जिसमें तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली या जो देश की जीडीपी में बड़े कोलैबोरेटर बने, वो सब बेसिकली लोन ड्रिवेन ग्रोथ का हिस्सा थे। यानी उनके पास कोई बेसिक कैपिटल नहीं होता है। जिसे ऐसे समझिए कि चीन में कोई कंपनी पहले एक लोन लेकर बिजनेस शुरू करती है, फिर दूसरा लोन लेकर पहले को खत्म करती है या उसका ब्याज चुकाती, और ऐसे धीरे धीरे कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ती जाती है, लेकिन असल में वो वैल्यूएशन का कोई ग्राउंड नहीं होता, बल्कि वो लोन का एक ड्रीम लैंड होता है। इसी लोन बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल की वजह से ही चाइना अपनी इकोनॉमी को जितना बड़ा दिखाता है, वो असल में उतनी बड़ी है नहीं, और इसी मॉडल की वजह से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत होती है। दोस्तों, चाइनीज इकोनॉमी को इस डार्क फेज तक लाने के लिए 4 मेजर फैक्टर्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। पहला, कोलैप्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेस स्पेंडिंग। तीसरा, चाइनीज अथॉरिटेरियन लीडरशिप। चौथी, ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। कोलैप्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल पर टाइप करते हैं कि व्हाई इज चाइना फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण सामने आता है चीन की हाउसिंग और रियल एस्टेट मार्केट का कोलैप्स होना। चूंकि चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी 30% है, ऐसे में अगर ये सेक्टर ही कोलैप्स हो जाता है तो चीन में आर्थिक संकट आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यह है कि यह सेक्टर कोलैप्स क्यों हो रहा है? दरअसल कोविड-19 ने जैसे ही चीन में दस्तक दी, वहां की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिस वजह से लोगों के पास कैपिटल की लगातार कमी होती गई। अब चूंकि रियल एस्टेट मार्केट कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, इसलिए कैपिटल की कमी की वजह से चीन में हाउसिंग प्रॉपर्टी की मांग घटने लगी, जिस वजह से चीन की रियल एस्टेट कंपनियों पर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ जहां घर न बिकने की वजह से कंपनियां रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर लोन का अमाउंट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि 2022 तक चीन के प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ में करीब 26.8% की गिरावट देखने को मिली, जो किसी भी सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है। इसी वजह से धीरे धीरे चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, जिससे बचने के लिए कई तरह के लुभावने ऑफर भी इन कंपनियों की तरफ से दिए जाने लगे। ये ऑफर कुछ ऐसे थे कि चीन में एक फ्लैट के साथ दूसरा फ्लैट फ्री दिया जा रहा था, लेकिन इतने फायदेमंद सौदे के बावजूद भी कोई फ्लैट खरीदने को तैयार नहीं है। इन्हीं खाली फ्लैट्स की वजह से चीन के बहुत से शहर घोस्ट टाउन बन गए। लेकिन आप कहेंगे कि एक फ्लैट के साथ
जब दूसरा फ्लैट फ्री मिल रहा है तो आखिर लोग घर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो दोस्तों उसकी वजह भी है कैपिटल। आपको बता दें कि ये जो फ्लैट्स चीन में बिक रहे हैं उनकी औसत कीमत 1.5 करोड़ रुपए के करीब है, जिसे चीन के रिच क्लास और बिलियनियर्स के लिए बनाया गया था। लेकिन चीन में आई आर्थिक संकट की वजह से वो बिलियनियर्स रियल एस्टेट में पैसा लगाने को तैयार ही नहीं हैं। अब ऐसे में आते हैं उन इलाकों के लोग जहां ये फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन इलाकों में लोगों की औसत सैलरी 35,000 रुपए के करीब है। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि 35,000 की सैलरी वाला एक इंसान 1.5 करोड़ का फ्लैट कहां से खरीदेगा। इसी वजह से पिछले साल चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक कंट्री गार्डन दिवालिया हो गई और उसके स्टॉक्स में रिकॉर्ड डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन कंट्री गार्डन चीन में दिवालिया होने वाली इकलौती रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, क्योंकि इससे पहले चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड भी कुछ सालों पहले दिवालिया हो गई थी। दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन की यही एवरग्रांड कंपनी उसके आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2008 में दुनिया भर में आई आर्थिक तंगी के लिए अमेरिका की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेहमन ब्रदर्स जिम्मेदार थी। इसलिए आइए एवरग्रांड कंपनी के दिवालिया होने को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों चीन के रियल एस्टेट सेक्टर के कोलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण उसका कर्ज में डूबा होना है। दरअसल जब चीन में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था तो बहुत सी रियल एस्टेट कंपनियां लोन लेकर प्रोजेक्ट को शुरू करती थीं और फिर उस प्रोजेक्ट के आने वाले रेवेन्यू से लोन रिपेमेंट करती थीं। लेकिन देखते ही देखते ये लोन इतना बड़ा हो गया कि कोविड-19 के बाद जैसे ही डिमांड में कमी आई, कंपनियां पैसे चुकाने के मामले में डिफॉल्टर साबित होने लगी। इसी लोन पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बीते सालों में एक नया नियम बनाया जिसे 3 रेड लाइंस कहा गया। इस कानून में 3 स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, जिसमें पहला नियम यह है कि किसी भी कंपनी की कुल देनदारी उसकी कुल नेट वैल्यू के 70% से ज्यादा ना हो। दूसरा नियम कहता है कि कंपनी का टोटल कर्ज उसके टोटल नेट वर्थ से ज्यादा नहीं हो सकता है। तीसरे नियम के मुताबिक कंपनी शॉर्ट टर्म लोन्स को अपने लिक्विड एसेट्स से चुकाए और इन तीनों नियमों में जो कंपनियां फिट नहीं बैठेंगी उन्हें बैंक की तरफ से लोन नहीं मिलेगा। और यही हुआ एवरग्रांड के साथ। गवर्नमेंट की बनाई 3 रेड लाइन टेस्ट में एवरग्रांड फेल हो गई, जिससे उसके लिए आगे लोन लेना मुश्किल हो गया। लोन न मिलने पर कंपनी न तो अपने सप्लायर्स को पैसा दे पाई, न ही बैंकों से लिए पुराने लोन का ब्याज चुका पाई, जिस वजह से कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया और कंपनी की टोटल देनदारी $300 बिलियन से ज्यादा की हो गई। इसके साथ ही 1.5 लाख लोगों के पैसे भी इस कंपनी में फंस गए, जिन्होंने घर खरीदने के लिए इस कंपनी को पैसे दिए थे। एवरग्रांड की इसी बर्बादी का असर चीन के पूरे रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ा। कंपनियों ने कस्टमर्स और बैंकों का भरोसा खो दिया और देखते ही देखते चीन की 30% जीडीपी दिवालिया हो गई, जिसका चाइना की इकोनॉमी पर सीधा असर यह पड़ रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट रुकने की वजह से चीन में स्टील, ग्लास, सीमेंट जैसे भारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की मांग भी घट गई है, जिस वजह से इन इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिसका बोझ इकोनॉमी पर ही पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों की बेरोजगारी का असर चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण कैसे बन सकता है, तो इसका जवाब है कम खर्च। इसीलिए आइए तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेस स्पेंडिंग। चीन की बेरोजगारी की बात करें तो जून 2023 तक बेरोजगारी दर करीब 21% हो गई थी, जो रूरल एरियाज में 40% थी। लेकिन गवर्नमेंट के इस डेटा से अगर पार्ट टाइम या अंडर एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को अलग कर दें तो आज चीन में बेरोजगारी 50% तक पहुंच गई है, जिस वजह से चीन की एक बड़ी आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। इसीलिए वे लोग जरूरत से भी कम चीजें खरीदकर खर्च के बजाय पैसे बचा रहे हैं। चूंकि चाइना की कुल खरीद का 20% युवाओं द्वारा किया जाता है, तो ऐसे में अगर युवा बेरोजगार होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे और वह कम पैसे खर्च करेगा, तो यह चीन की कुल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा ही। चूंकि इसी बेरोजगारी और गरीबी के कारण
चीन में बर्थ रेट कम हो रहा है, इसलिए चीन की घटता वर्कफोर्स एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, क्योंकि वर्कफोर्स की कमी न केवल वहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कमजोर कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ हेल्थ केयर और वेलफेयर के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। लेकिन इन सब के पीछे अगर एक मुख्य कारण ढूंढने की कोशिश करें, जो चीन के आर्थिक संकट के हर फैक्टर के पीछे कोई जिम्मेदार है, तो वो है वहां की अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ऐसे में आइए डिस्कस करते हैं तीसरा फैक्टर, चाइनीज अथॉरिटेरियन लीडरशिप। चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे बड़ा रोल वहां की गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी का रहा है, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सख्त या कहें तो क्रूर तरीके से लागू किया था। इस पॉलिसी और इसके रिस्ट्रिक्शन की वजह से चीन के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, न ही कंपनियां अपने कामकाज को पूरा कर पा रही थीं, जिस वजह से चाइना के प्राइवेट सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए बहुत सी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जैसे एप्पल, वोल्वो और सैमसंग चीन छोड़कर भारत जैसे दूसरे फ्रेंडली देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने लगी, जिससे चीन में बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगा। इसके साथ ही चाइना की प्राइवेट कंपनीज पर शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने बीते कुछ सालों में बहुत सख्त कदम उठाए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, टेक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और एजुकेशन सेक्टर की प्राइवेट कंपनीज को बेवजह परेशान किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन कंपनियों पर मोनोपोली, अनफेयर कंपटीशन और जालसाजी का आरोप लगाकर इनकी जांच शुरू कर दी। इसी तरह चीन की इस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी उसके करंट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की वजह से उसे पूरी दुनिया से भारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। यहां तक कि रूस जैसे करीबी देश ने भी चाइना के इस प्रोजेक्ट की कड़ी निंदा की। लेकिन चीन ने इन सभी को नजरअंदाज करके छोटे छोटे देशों को लोन और इन्वेस्टमेंट के जाल में फंसाकर वहां अपनी BRI प्रोजेक्ट के लिए भारी इन्वेस्ट किया, जिसकी आज की असलियत यह है कि BRI में आने वाली बहुत सी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स कई देशों में फेल हो रही हैं। साथ ही इस परियोजना की वजह से चीन पर बहुत से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। साथ ही उसके कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी बिगड़ रहे हैं, जो शी जिनपिंग की अथॉरिटेरियन लीडरशिप की देन है, जो चीन को आने वाले समय में और बड़े आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है। अब चौथे और आखिरी फैक्टर की बात करें तो वो है US चाइना ट्रेड वॉर। दोस्तों, 2017 से पहले तक चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रही थी, लेकिन इसी साल जब ट्रंप गवर्नमेंट ने चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ को बढ़ा दिया, तो चीन के लिए अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते US और चाइना इतिहास के सबसे बड़े कमर्शियल वॉर का हिस्सा बन गए, जिसमें नुकसान दोनों ही देशों को हुआ। लेकिन चीन के लिए अमेरिका जैसा मार्केट बंद हो जाना उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा झटका बना, जो बाकी फैक्टर्स के साथ मिलकर चाइना की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में लगा हुआ है। चीन लगातार अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने और इस ट्रेड वॉर में आगे निकलने के लिए नए नए कदम उठा रहा, जिस वजह से उसे और कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है, जो चीन की इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन का यह आर्थिक संकट केवल उसे ही प्रभावित करेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। हाउ विल दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इम्पैक्ट द वर्ल्ड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में 1% की बढ़ोतरी से बाकी देशों की 0.3% बढ़ोतरी होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ में लगातार कमी आती है और इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल बनता है, तो उसका दुनिया पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। इस इम्पैक्ट को थोड़ा डिटेल में समझें तो ऐसा कहा जाता है कि चीन की GDP ग्रोथ का ग्रेटर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इमर्जिंग एशियन कंट्रीज पर पड़ता है, क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन नेटवर्क है जो चाइनीज ग्रोथ से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए चाइनीज इकोनॉमी के स्लोडाउन का असर दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा इमर्जिंग एशियन कंट्रीज पर होगा। चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है,
क्योंकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, साथ ही बहुत सी कमोडिटीज का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी। और आज भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर दुनिया भर की डिपेंडेंसी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। ऐसे में अगर चीन का इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद करता है तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन और वर्ल्ड ट्रेड पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन चीन के पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया भी नहीं बच पाएगा। इसलिए आइए ये समझते हैं कि चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। हाउ इंडिया कैन बी अफेक्टेड बाय चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों, इंडिया के टोटल फॉरेन इंपोर्ट में 16% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ चीन का है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडियन मार्केट काफी हद तक चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। साथ ही इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सपोर्ट का 4.39% चीन को जाता है। इस तरह से बहुत क्लियर है कि अगर चीन में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो इंडिया पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चीन का ये इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के लिए नए ऑप्शंस ओपन करने वाला है, क्योंकि अगर चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होता है तो इंडिया खुद को इस रीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। चूंकि इंडिया के रिलेशंस दुनिया के बाकी देशों के साथ लगातार बेहतर हो रहे हैं, ऐसे में विदेशी कंपनियां तेजी से इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब सेट कर सकती। और आज चीन जहां वर्कफोर्स की क्राइसिस में है, तो वहीं इंडिया की आबादी का आज सबसे बड़ा हिस्सा यूथ ही है, जो बड़े वर्कफोर्स का निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही इंडिया के पास ये चांस है कि वो खुद को एशिया और ग्लोबल दोनों जगह एक जियोपॉलिटिकल सुपर पावर के रूप में स्थापित कर सके। आज साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी इकोनॉमिक क्राइसिस के शिकार हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट चीन ही करता था। लेकिन आज चीन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इन देशों को सपोर्ट कर पाए। इसीलिए पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देशों को आज इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचा रहा है, जो उसे इस रीजन में चीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। कंक्लूजन, इस तरह से देखा जाए तो चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की बर्बादी से शुरू हुई इकोनॉमिक क्राइसिस से आज पूरा चीन जूझ रहा है, जिससे पॉसिबल है कि दुनिया पर भी इसका असर पड़े। और इन सब के लिए चीन की एक तरह से तानाशाही गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज ही जिम्मेदार हैं, जो चीन के लोन बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की असलियत को दुनिया के सामने खुद उजागर कर रही है।